नमस्कार, केबी न्यूज देख रहे हैं आप। केबी न्यूज खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर फटाफट में आपको हम खबर दिखाएंगे, यानी कि चर्चा करेंगे कोटद्वार में राजनीति की। निकाय चुनाव का जो परिणाम आया है, चाहे वो मेयर का आया हो, चाहे वो पार्षद प्रत्याशियों का आया हो, उसमें क्या संदेश छुपा हुआ है। क्रिकेट हो या राजनीति हो, मतलब यानी कि क्रिकेट में भी जब मैच होता है तो कोई भी टीम चाहे 1 रन से जीते, चाहे 1 विकेट से जीते, जीतने वाली टीम ही चैंपियन बनती है अगर मुकाबला फाइनल का हो। उसी तरह राजनीति में भी होता है कि भाई जो जीता वही सिकंदर। तो कुल मिला के कोटद्वार के निकाय चुनाव में 38,000 वोट लेकर शैलेंद्र रावत, जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, वो मेयर बन गए हैं। मेयर बनने के बाद उनके सामने क्या है चुनौतियां और क्या है संभावनाएं उनके मेयर बनने के बाद कोटद्वार की विकास की, इस पर भी हम बात करेंगे। रंजना रावत जो कोटद्वार में 24,000 वोट लेकर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में दूसरे नंबर पर रही, उनके सामने आगे का क्या विकल्प है। और जो खबर हमने इससे पहले वाले वीडियो में डाली थी कि अगर कोटद्वार कांग्रेस में एकजुटता नहीं थी, यानी कि रंजना रावत के समर्थन में अगर नहीं आए थे बहुत सारे, मैं तो ये कहूँगा कि 90% जो कांग्रेसी थे, मतलब जो संगठन से जुड़े हुए हैं, ये जो तमाम मौकों पर सामने दिखाई देते हैं, चाहे वो पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी हो, पूर्व ब्लॉक प्रमुख गीता नेगी हो, चाहे वो कोटद्वार महानगर के अध्यक्ष संजय मित्तल हो, इसके अलावा बहुत सारे और भी जो पदाधिकारी हैं जिनको हम व्यक्तिगत रूप से देखते रहे हैं अक्सर जब भी कोई प्रदर्शन होता है या कांग्रेस में। तो कांग्रेस की बात बाद में करेंगे, बीजेपी की बात पहले करेंगे। रंजना रावत के सामने क्या है विकल्प, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसको लेकर भी हम बात करेंगे, क्योंकि हमने खबर डाली थी कि भाई कोटद्वार निकाय चुनाव में पूर्व मंत्री हों या तमाम जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे वो रंजना रावत के प्रचार में नहीं दिखाई दिए। तो फिर उसका कारण भी बताना चाहिए, और संभवतः हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि हमारी ही खबर का असर है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, जो जिलाध्यक्ष हैं विनोद डबराल, उनसे बातचीत की है, बहुत सारे यूट्यूबर ने कोटद्वार में, तो मुझे लग रहा है 400-500 यूट्यूबर होंगे कम से कम। लेकिन अभी कोई भी खबर स्पष्ट रूप से सामने आई नहीं है। और चूंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कल इस बात को लेकर कि भाई धोखा हुआ है कोटद्वार में रंजना रावत के साथ, तो धोखा किसने किया, क्यों किया, इस पर भी तो बात की जानी चाहिए। और जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उन लोगों का कांग्रेस में कितना वजूद है, मतलब जिलाध्यक्ष तो चूंकि संगठन का बड़ा पद है, और ये जिलाध्यक्ष जो विनोद डबराल है, यमकेश्वर के रहने वाले हैं। बहुत सारी बातें नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मूल मकसद तो यही है कि कोटद्वार अच्छा बने, मतलब अच्छा विकास हो कोटद्वार का, कोटद्वार एक विकसित शहर बने। और हम इसी मुद्दे पर ज़्यादातर खबरें दिखाते हैं, क्योंकि चुनाव चल रहा था तो चुनाव में तो फिर आपको कोटद्वार भवन में जो हो रहा है वो दिखाना ही था। हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाध्यक्ष विनोद डबराल के अलावा वहाँ पे जो एडवोकेट हैं परवेश रावत, वो भी मौजूद थे, और एक दो लोग और मौजूद थे। तस्वीरें मैंने समाचार पत्र में देखी हैं। तो कुल मिला के कोटद्वार में वैसे भी कांग्रेस को लेकर जब से ये प्रत्याशी के चयन की प्रक्रिया चल रही, बहुत सारी बातें चल रही थी, और पहले से ही कोटद्वार में कांग्रेस दो धड़ों में बटी हुई थी। तो कौन असली कांग्रेस है, कौन नकली कांग्रेस है, कितने लोग रंजना रावत के साथ थे। बलवीर सिंह रावत जी भी थे उसमें, जो रिटायर्ड टीचर है, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, और विनोद डबराल भी थे, परवेश रावत शायद एडवोकेट है जो, वो भी थे। तो कुल मिला के ये बात तो तय है कि कोटद्वार में जिस तरह से प्रत्याशी का चयन हुआ, अब करण महारा, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, ये पूरा देहरादून से ही जो एक अलग तरह का सिनेरियो है, अलग तरह का समीकरण है, अलग तरह की एक कांग्रेस है, उसकी वजह से ही टिकट वितरण हुए। और 11 के 11 निकाय चुनाव हार गई कांग्रेस। मतलब एक निकाय चुनाव श्रीनगर का जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी बीजेपी की बागी जीती हैं, उसके अलावा 10 के 10 निकायों में कांग्रेस की हार हुई। तो संभवतः आने वाले दिनों में संगठन के ऊपर भी गाज गिरनी लगभग तय है, जैसा हर पार्टी में होता ही है। अगर हार होती है तो कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन जरूर होता है। चलिए पहले बीजेपी की बात करते हैं। शैलेंद्र रावत बन गए हैं मेयर, ने कोटद्वार के दमदार, डंका बजा दिया उन्होंने कोटद्वार में। और जिस तरह से एक तरफा जीत उन्होंने हासिल की है, तो अब कोटद्वार में बीजेपी में तो खासतौर पर उनका दबदबा है। इस समय वो देहरादून में है, जैसी हमें खबर मिली है। तो कुछ दिनों के बाद शपथ ग्रहण भी होगा कोटद्वार में। अभी ढोल नगाड़े जश्न आदि मनाया जा रहा है। खासतौर पर जो पार्षद पहली बार जीते हैं, मतलब पहली बार पार्षद बने, तो उनके यहाँ अभी जश्न चल ही रहा है। यानी 25 तारीख को परिणाम आने के बाद खूब जगह पार्टियां हो रही है। हमको भी बहुत जगह पार्टियों में इन्वाइट किया जाता है, पर चूंकि हमारा जो काम है, पेशा है, उसके हिसाब से हमारा बनता नहीं है, और हम जाते भी नहीं है। क्योंकि हमारे लिए जो सारे प्रत्याशी थे उनको हमने शुभकामनाएं दी, और हमें चाहते हैं कि जितने भी पार्षद हैं वो मिलजुल कर कोटद्वार के विकास के लिए काम करें। और जैसा आपको मालूम है 13 पार्षद जो है वो निर्दलीय जीते हैं, 18 बीजेपी के जीते हैं, 9 कांग्रेस के जीते हैं, और संभवतः 5-6 जो कांग्रेस के ही, मतलब बागी निर्दलीय जीते हैं, और 5-6 शायद बीजेपी के जीते हैं। तो कुल मिला के 13 निर्दलीय प्रत्याशियों को लेकर भी कहा जा रहा है कि उनको भी शायद किसी पार्टी में शामिल होने का मौका मिल जाए। फिर हमारा ये कहना है कि जो प्रत्याशी निर्दलीय जीते हैं उनकी भूमिका बहुत बड़ी है। अगर वो निर्दलीय रहकर कोटद्वार के विकास के लिए कुछ काम करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर विकल्प है। अब
वो किसी पार्टी में चले जाते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, कांग्रेस में चले जाते हैं, वो इनका व्यक्तिगत मामला है। टॉप 5 जो हमारी नज़र में दमदार प्रत्याशी थे उनके बारे में हमने आपको खबर दिखा दी। तो वो शैलेंद्र रावत बन गए हैं मेयर, और उनके सामने चुनौतियां भी जरूर है, संभावनाएं भी बहुत सारी हैं, क्योंकि जिस तरह से उनको टिकट दिया गया, जिस तरह से पूरी सरकार उनके पक्ष में आगे प्रचार करने के लिए, तो ये मानकर चला जाए कि सरकार के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि वो सीट भी निकाल के ले गए, चुनाव भी जीत गए, देहरादून में है, तो पुष्कर सिंह धामी की सहमति के बिना तो शैलेंद्र रावत को टिकट मिला नहीं होगा। अंदरूनी राजनीति बीजेपी के अंदर भी बहुत है, चाहे देहरादून में हो चाहे कोटद्वार में हो, उसको लेकर हम बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि शैलेंद्र रावत के सामने चुनौतियां भी हैं, संभावनाएं भी हैं। चुनौती क्या है, सबसे पहले उसकी बात करेंगे हम। अब शैलेंद्र रावत बन गए मेयर, चूंकि कोटद्वार में एक मुद्दा था जो कांग्रेस भी लगातार उठा रही थी और बीजेपी एक ही मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी कि ये इंजन भी हमारा ही होना चाहिए, मतलब इन्हें कि केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, तो कोटद्वार की सरकार भी बीजेपी की होगी तो काम बहुत ज़्यादा होगा, यही मुद्दा था। और इसी मुद्दे को लेकर संभवतः लोगों ने वोटिंग भी किया है। तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पिछले कार्यकाल को देख लिया जाए पहले, तो पिछले कार्यकाल जो था, हेमलता नेगी मेयर थी कोटद्वार की 5 साल तक, और कोटद्वार में कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ, निगम में क्या काम होता है, दरअसल इसकी बहुत सारी जानकारियाँ लोगों के पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि पिछले 5 सालों में कोटद्वार में जो टैक्स प्रक्रिया थी वो रोक दी गई, और इसको लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने भी कई बार बयान दिया कि हमने सरकार से टैक्स लगाने नहीं दिया, मतलब हमारा ये प्रयास था कि सरकार कोटद्वार के नए नगर निगम में टैक्स न लगाए। लेकिन जब कार्यकाल समाप्त हो गया, 1-1.5 साल तक प्रशासक नियुक्त रहे, तो टैक्स की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो सबसे बड़ा जो चुनौती है वो तो पूर्व विधायक और नए मेयर शैलेंद्र रावत के सामने यही है कि अगर टैक्स की प्रक्रिया सरकार शुरू कर देती है, अब चूंकि 10 के 10 निकायों में कांग्रेस हार गई, बीजेपी की ही सरकार है, तो फिर उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि अगर जिस तरह से प्रशासक बनने के बाद कोटद्वार के नगर निगम में टैक्स की प्रक्रिया शुरू हो गई, नगर पालिका क्षेत्र में तो खैर पहले से टैक्स लगता ही है, तो फिर उसकी चुनौती का सामना उनको करना पड़ेगा। यानी कि लोग ये चाहते हैं कि टैक्स कम से कम अभी नहीं लगना चाहिए, जैसा माना जाता है कि नया नगर निगम बनता है तो 10 सालों तक टैक्स नहीं लगता, तो ये चुनौती उनके सामने सबसे बड़ी है। संभावनाओं की बात हम करें तो फिलहाल जैसा समीकरण दिख रहा है, जैसा कोटद्वार में पूरा सरकार आ गई थी शैलेंद्र रावत को मेयर बनाने के लिए, और शैलेंद्र रावत ने जीत कर भी दिखा दिया, तो मानकर चला जा सकता है कि सरकार के साथ उनका तालमेल अच्छा होगा, धामी जी के साथ उनकी बातचीत अच्छी होगी, और कोटद्वार के लिए वो फंड लाएंगे और कुछ विकास कार्य कराएंगे। मोटर नगर के गड्ढे का निस्तारण, ट्रेचिंग ग्राउंड, पार्किंग, बहुत सारे मुद्दे हैं। वैसे तो पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत ने जब वो विधायक थे तो उस समय एक लालडांग मोटर मार्ग को लेकर भी बहुत बड़ी यात्रा निकाली थी, देहरादून तक पैदल यात्रा, बहुत बड़ी भीड़ थी उसमें। और इसके अलावा उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया, शायद जिसकी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं, उसमें भी लालडांग मोटर मार्ग का मुद्दा भी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई मेयर है तो वो उसके क्षेत्र में नहीं आता, अगर कार्य करने की इच्छा हो, इच्छा शक्ति हो, एक जुनून हो, तो मुख्यमंत्री भी और कोटद्वार की विधायक भी और जो मेयर है शैलेंद्र रावत मिलकर लालढांग मोटर मार्ग जैसे मुद्दे का भी हल निकाल सकते हैं। हालांकि अभी ये तो आने वाले समय में मालूम चलेगा। तो अभी हम शैलेंद्र रावत को लेकर कोई और बात करेंगे नहीं, क्योंकि अब वो नए मेयर बने हैं, 1-2 साल बाद ही उनकी समीक्षा हो पाएगी काम की। लेकिन उनके सामने चुनौती भी है, क्योंकि अभी 2027 में विधानसभा के चुनाव भी लड़े जाने हैं। विधानसभा के चुनाव भी होने, 27 तो क्या है, आप ये मान के चलिए इस साल 4-5 महीने के बाद पंचायत चुनाव हो जाएंगे अप्रैल मई में। उसके बाद फिर 2026 के आखिर में 2027 के चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी। तो इन 2 सालों में कोटद्वार नगर निगम में क्या काम होता है, क्या विकास कार्य होते हैं, उसका असर निश्चित तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव में भी पड़ेगा। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि भाई इस सबको देखते हुए अगर कुछ काम होता है तो उससे शैलेंद्र रावत का भी कद बढ़ेगा, बीजेपी को भी 2027 के विधानसभा चुनाव में फायदा होगा। तो शैलेंद्र रावत के सामने चुनौती मुख्य यही है कि टैक्स प्रक्रिया, ट्रेचिंग ग्राउंड, मोटर नगर का गड्ढा और जो तमाम अन्य समस्याएं हैं सने से लेके सिगटी तक, उनके निराकरण में अगर वो कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो फिर उसको लोग हाथों हाथ भी लेंगे, उनको फायदा भी होगा और 2027 के चुनाव में फायदा भी होगा। तो अब शैलेंद्र रावत को लेकर अभी कुछ बात हम कर नहीं सकते। अभी वो जीते हैं, देहरादून में है, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जो समर्थक थे जिन्होंने पूरा जोर लगाया वो भी आराम खुशी की मुद्रा में है, और मुझे लग रहा उनको हक बनता भी है। काफ़ी मेहनत हुई 20-22 दिन, और जो विपक्षी हैं वो भी अब समीक्षा कर रहे होंगे। तो चलिए फिर बात करते हैं पार्षदों की। तो पार्षदों की बात करें तो उससे पहले हम जैसा हमने टाइटल डाला है कि इसका परिणाम क्या कहता है। दरअसल 76,000 के आसपास वोट पड़ा, जिसमें से 38,000 वोट मिला शैलेंद्र रावत को, और जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष हों चाहे रंजन रावत हो, तो कुल मिला के उनके अगेंस्ट भी इतना ही वोट पड़ा है। तो जीतने वाला ही कुर्सी पर बैठेगा, लेकिन जो चुनाव में गणित होता है, जो वोट पड़ते हैं उसके हिसाब से आने वाले समय में जो विरोधी पार्टियां होती हैं, जो विपक्षी पार्टियां होती हैं, अवलोकन करती हैं। तो कोटद्वार का जो
चुनाव का गणित है वो ये बताता है कि सरकार के विरोध में भी बहुत सारे लोग हैं, यानी कि सरकार के कामकाज को लेकर, चाहे कोटद्वार की सरकार हो चाहे देहरादून की सरकार हो, कोटद्वार में सरकार ने जो काम किया है उसको लेकर लोगों में नाराजगी तो है ही, क्योंकि 38 और 35 का ये आंकड़ा बनता है। अगर 38,000 सरकार के समर्थन में मान लें हम, तो करीब 37,000 सरकार के खिलाफ भी वोट पड़ा है। तो ये तो एक मैंडेट है कि जिससे ऐसा तो लगता है कि लोगों में नाराजगी है, भले एकजुटता नहीं है, और एकजुटता अगर नहीं रहेगी तो फिर बीजेपी को हमेशा ही फायदा होता है। तो ये जरूर है कि इसका जो मैंडेट है, अब अगर आप पार्षदों के लिहाज से भी देखें तो 40 वार्डों में 18 पार्षद ही बीजेपी के जीते हैं, 9 कांग्रेस के जीते, 13 निर्दलीय हैं। तो निर्दलियों को ही अगर आधार बना लिया जाए और कांग्रेस को आधार बना लिया जाए तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो सरकार के कामकाज पर प्रश्न चिन्ह लगाया है इस चुनाव के परिणाम ने, आंकड़ों ने। रिजल्ट की बात तो खैर अलग है, रिजल्ट तो बीजेपी के पक्ष में गया है पूरे उत्तराखंड में। रुड़की में भी जो वो करीब खबरें आप सुन रहे होंगे, वहाँ पे जो कुंवर प्रताप चैंपियन है, और जो वहाँ पे एक और विधायक है, क्या गोलीबारी, क्या तू में क्या गाली गलौच हो रही है, और वो बड़ा मीडिया दिखा भी रहा है, मुझे तो बड़ा अच्छा नहीं लगता। और इसके अलावा ऋषिकेश में भी जो पहाड़ियों को जिस तरह से गालियाँ पहले दी गई उसके बाद भी दी जा रही है, तो ये उत्तराखंड में निश्चित तौर पर पर्वतीय समाज के लिए चिंता का विषय है, और इस तरह की खबरें आना देवभूमि में अच्छा नहीं है। और इसमें अगर पार्टी के ही बंदे ऐसा कर रहे हैं तो फिर ये तो वाकई शर्मनाक है, और पुष्कर सिंह धामी जी को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। कम से कम उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग इस तरह की अपमानजनक भाषा का प्रयोग न करें। पार्षदों की बात करें तो पार्षद खूब एंजॉय कर रहे हैं, जो नए नए पार्षद बने उनकी पार्टी का सिलसिला भी जारी है, और हमें चाहते हैं कि ये तमाम जो प्रत्याशी हैं जो जीते हैं ये सब कोटद्वार के लिए काम करें। और ये चूँकि ये छोटा चुनाव है, इसमें सरकार का कोई मायने नहीं, तो सारे जो बीजेपी के पार्षद हो, चाहे कांग्रेस के पार्षद हो, चाहे निर्दलीय पार्षद हो, सबको मिलजुल कर सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि कोटद्वार में विकास कार्यों को गति प्रदान की जाए। तो ये हमारा ओपिनियन है, चूँकि हम तो ये जानते हैं, हम तो ये मानते हैं कि कोटद्वार में जब तक लालढाग मोटर मार्ग नहीं बनता तब तक कोटद्वार का अस्तित्व नहीं है। आने वाले समय में इसकी बहुत ज़रूरत भी है, और कोटद्वार में ऐसी 2 सब्जेक्ट है, शिक्षा और स्वास्थ्य, जो सारे लोगों से जुड़े हुए हैं। अब एक अगर केंद्रीय विद्यालय खुलेगा तो हम उसका भी स्वागत ही करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट तक की जो सीनियर सेकेंडरी की जो एजुकेशन है उसके लिए कोटद्वार में बहुत सारे स्कूल है, मतलब उसकी ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। बहुत उच्च स्तर के नहीं भी हों तो भी स्कूलों में इतना कंपटीशन है कि सीनियर सेकेंडरी तक की शिक्षा के लिए कोटद्वार में बहुत सारे स्कूल हैं, सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं। अब फीस का मामला अलग है, तो वो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन सीनियर सेकेंडरी पास करने के बाद बच्चे क्या करेंगे, उसके लिए कोटद्वार में कोई सुविधाएं नहीं है। तो कोटद्वार में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उच्च शिक्षा का या तकनीकी शिक्षा का या रोजगार परक शिक्षा का उस तरह का इंस्टीट्यूट कोटद्वार में खुलने चाहिए, ताकि यहाँ के बच्चे देहरादून, नोएडा, गाजियाबाद, बेंगलोर आदि जा रहे कोर्स करने, तो उनका खर्चा भी बचेगा और बच्चे नज़र के सामने भी रहेंगे। ये एक बड़ा मुद्दा है। हॉस्पिटल की भी यहाँ पे बड़ी परेशानी है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य कोटद्वार में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और एक मुद्दा है लालढाग मोटर मार्ग का। इन 3 मुद्दों पे अगर काम होता है और लोग इसके लिए दबाव बनाते हैं सरकार के ऊपर, तो फिर कोटद्वार जैसा हम चाहते हैं वैसा बनेगा। अब बात करते हैं फिलहाल रंजना रावत की और कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने परसों जो वीडियो डाला था कि भाई रंजना रावत के समर्थन में नहीं आए कांग्रेसी, तो कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष हों या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हों, उनको जवाब देना चाहिए कि कोटद्वार कांग्रेस में रंजना रावत चुनाव लड़ रही थी तो उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी आई क्यों नहीं। दरअसल जो भी लोग रंजना रावत के चुनाव प्रचार में थे उनकी अगर हम बात करें तो उससे जो मतलब कम से कम 80% लोग थे जो कोटद्वार के इस चुनाव में जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया, मतलब वो खुलकर नहीं आया। अब चाहे वो महानगर अध्यक्ष संजय मित्तल हों, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी हों, पूर्व ब्लॉक प्रमुख गीता नेगी हों, जो विजय रावत निष्कासित किए गए, या रुपेंद्र नेगी हैं जो सेमवाल है, कई सारे मतलब 40-50 तो ऐसे कम से कम कांग्रेस संगठन के लोग भी हैं जो प्रचार में नहीं आए। तो क्यों नहीं आए, इसके जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। तो हमने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल हुई है। अब कांग्रेस और बीजेपी में क्या मामला है, इसको लेकर हम एक पूरा वीडियो आपको डाल देंगे 2007 से 2000 अब तक का, क्योंकि हमें देख रहे हैं कि हर चुनाव में खंडूरी का जो फैक्टर है वो बड़ा आ जाता है। इस चुनाव में भी इस बात की बड़ी चर्चा हुई। 2012 में भुवनचंद खंडूरी कोटद्वार में चुनाव हार गए थे, और उस बात को लेकर चर्चाएं खत्म नहीं हो रही। मतलब पूरे देश में बड़े बड़े लोग चुनाव हारे, राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हार गए, अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे थे, इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी थी, पुष्कर सिंह धामी खुद चुनाव हार गए थे। बहुत बड़े बड़े नेता जब से चुनाव हो रहे हैं चुनाव हारते जा रहे हैं, लेकिन जो भुवनचंद खंडूरी की हार का मामला है 2012 की, वो हमेशा चुनाव में उठता ही रहता है। मतलब जब मौका मिलता है तो इसको विरोधी उठाते रहते हैं। तो जरूर हम अगले वीडियो में 2012 का जो आधा सच लोगों को मालूम है,
खंडूरी की हार का चुनाव में 2012 में क्या हुआ था उसकी पूरी जानकारी आपको हम दे ही देंगे। कोटद्वार कांग्रेस में रंजना रावत को टिकट मिलने के बाद कांग्रेसी क्यों नहीं आए, इस दोनों खबरों को हम एक साथ डाल देंगे अगले वीडियो में, और उसके बाद हम कोटद्वार की राजनीति से जुड़े हुए सब्जेक्ट को लगभग खत्म करेंगे। कण्वाश्रम का मेला हो रहा है 1, 2, 3 तारीख को, उसमें हम आपको दिखाएंगे कुछ मनोरंजक खबरें। तो बात करते हैं रंजना रावत की। रंजना रावत के सामने अब क्या विकल्प हैं, क्या संभावनाएं हैं, और चूंकि 24,000 वोट उनको मिले हैं तो ये हम कहेंगे कि अच्छा वोट था। कांग्रेस एकजुट नहीं थी, इसके बावजूद अगर 24,000 वोटों ले गई तो प्रदर्शन इतना बुरा नहीं था। मतलब इसे अच्छा भी नहीं कह सकते, बुरा भी नहीं कह सकते। लेकिन हमारा मानना है कि रंजना रावत के इस समय चुनाव जीतने का मौका भी था, क्योंकि पूर्व सैनिक जो बीजेपी के हैं वो ज़्यादातर कट गए थे और महेंद्रपाल रावत के पक्ष में चले गए थे, और थोड़ा सा सरकार के विरुद्ध माहौल भी था। महिला होने के नाते उनको फायदा भी था, लेकिन चुनावी मैनेजमेंट में भी कुछ कमी थी। कांग्रेस की एकजुटता को ही उसके लिए जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं, क्योंकि 24,000 वोट अगर उन्हें मिले हैं तो सुरेंद्र सिंह नेगी को भी पिछले विधानसभा चुनाव में 28-29,000 वोट मिले थे। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने उनको वोट नहीं दिया, क्योंकि मुझे तो ऐसा कोई कांग्रेसी नजर नहीं आया कि जिसने हाथ के सिंबल पर वोट नहीं दिया हो, जितने को हम जानते हैं। तो उनके सामने मौका था, उन्होंने कोशिश भी की, ऐसा नहीं कोशिश नहीं की, अच्छा प्रचार किया उन्होंने, खूब अच्छे भाषण भी दिए, उनके भाषणों की तारीफ भी हो रही, महिलाओं ने उनके प्रति रुचि भी दिखाई। लेकिन चुनाव में जीत ही सब कुछ होती है, क्योंकि कांग्रेस तो बहुत चुनाव हार गई। सुरेंद्र सिंह नेगी 2007 में मात्र मुझे लग रहा 1,000-1,200 वोट से चुनाव हार गए, पिछला भी 3200 से हार गए। तो चुनाव में जीत की बड़ी अहम भूमिका होती है। रंजना रावत ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब आगे क्या है विकल्प, वैसे तो उनको खुद ही विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि उम्र के हिसाब से उनके पास समय भी काफ़ी है, और आने वाले समय में उन्होंने जिस तरह की दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है, तो कोटद्वार में बीजेपी कांग्रेस में अगर सुरेंद्र सिंह नेगी और शैलेंद्र रावत को छोड़ दें आप, जिनके इर्द गिर्द यह राजनीति घूमेगी या घूम रही है, तो उसके बाद रंजना रावत का नंबर 3 पे तो नंबर आप उनको ले ही सकते हैं। तो स्टार्टिंग अच्छी है उनकी, और उनके सामने संभावना भी है, लेकिन उनको भी अब सूझबूझ से ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अगला निकाय चुनाव 2029 में होगा, और अगर वो 2029 के हिसाब से तैयारी करती हैं तो मुझे लग रहा है उन्हें कांग्रेस पार्टी में जिस तरह की एकजुटता नहीं है, उस मसले पर विचार करना चाहिए, कैसे उनके ही पक्ष में माहौल बने। इसके लिए उनको ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब चुनाव जिसने लड़ना है, चुनाव जिसने जीतना है, मेयर जिसने बनना है या विधायक जिसने बनना है, तो भाई इन चीज़ों को समाधान भी उनको ही करना होगा। फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, उसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है, और चूंकि आज के वीडियो में हम इस बात पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, और अगला वीडियो जरूर हम डालेंगे आपको, जो आधा सच कोटद्वार में परोसा जाता है 2012 के चुनाव को लेकर, जब भुवनचंद खंडूरी कोटद्वार से चुनाव लड़े और हार गए। हार का ठीकरा जिनके ऊपर फोड़ा गया, उन्होंने सारे समीकरणों को ध्वस्त करते हुए कोटद्वार में जबरदस्त जीत दर्ज की है। तो 2012 के चुनाव का पूरा सच हम आपको बता देंगे अगले वीडियो में। रंजना रावत के साथ क्यों नहीं आया कांग्रेसी, क्या कुछ है बात, और इसका भी चलो हम आपको पूरी खबर दिखा देंगे। तो ये एक्चुअल में बहुत पुरानी बात है, मतलब बात ये 2007 से शुरू होती है, 2002 से शुरू होती है। तो संभवतः जो लोग कोटद्वार में 2012 के बाद आए होंगे, तो उनको इस खबर की सच्चाई का पता कभी नहीं चलेगा, क्योंकि मीडिया में अक्सर बात को बतंगड़ बना दिया जाता है और लोग बतंगड़ पे ही विश्वास कर लेते हैं। तो 2012 में खंडूरी जी वर्सेस सुरेंद्र सिंह नेगी का जो चुनाव हुआ, उसकी पूरी जानकारी हम आपको दे देंगे, ताकि आपकी राजनीतिक जो एक इच्छा है जानने की कि हुआ क्या, जिसको आज भी चर्चा करते हैं लोग, चाहे पूर्व सैनिक कर रहे होंगे, चाहे बीजेपी में भी कुछ खास लोग हैं जो इस बात की चर्चा करते हैं। रंजना रावत के समर्थन में क्यों नहीं आए सुरेंद्र सिंह नेगी, वैसे तो जानकारी आपको मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिलेगी तो हम अगले वीडियो में आपको डाल देंगे। रंजना रावत के सामने बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं, और आगे उनको तय करना है कि वो क्या करना चाहती हैं। यानी कि अच्छा उनका प्रदर्शन रहा, महिलाओं में उनकी लोकप्रियता बढ़ी, कोटद्वार में 2-2.5 साल से वो कई सारे मुद्दों में संघर्षरत थी, तो हमने भी उनको बहुत जगह दी अपने चैनल में, क्योंकि हमारा तो मुद्दा ही यही है। अंकिता भंडारी केस की खबर हम आपको दिखाते हैं, लालडांग मोटर मार्ग, मारन पुल, इन चीज़ों को लेकर हम ज़्यादा मुखर रहते हैं, और हमारा मानना भी यही है कि जब तक कण्वाश्रम का विकास नहीं होता, लालडांग मोटर मार्ग नहीं बनता, मेडिकल कॉलेज और उच्च शिक्षा यहाँ पर नहीं होती है, ट्रैफिक की तो खैर ये नगर निगम की समस्या है, तब तक कोटद्वार एक अच्छा शहर नहीं बनेगा, और लोग पलायन करते रहेंगे, पहाड़ से कोटद्वार आ गए, कोटद्वार से बाहर जाते रहेंगे, तो 10-12 साल बाद कोटद्वार में भी वही स्थिति हो जाएगी जिस तरह गांव में है। तो इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोटद्वार में कुछ ऐसी फैसिलिटीज हों कि जो हमारे नौनिहाल बाहर जॉब कर भी रहे तो घर आए तो उनको कम से कम कोटद्वार में ऐसा लगे कि यहाँ पे कुछ काम हुआ है। रंजना रावत के सामने विकल्प यही है, एक तो कि 2029 के लिए भी वो तैयारी कर सकती हैं, लेकिन अगर जिस तरह से उनका कैरियर रहा है, मतलब महिला जिलाध्यक्ष बनने के बाद, और जो पिछले चुनाव हुए जैसे लैंसडाउन में सक्रिय रही कुछ समय, वहाँ पर टिकट नहीं मिला, तो अब उनको ये तय करना पड़ेगा
कि कांग्रेस पार्टी में एकजुटता के साथ वो क्या कर सकती हैं, किस तरह का योगदान दे सकती हैं। तो निश्चित तौर पर उनका राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल ही नजर आता है हमें तो। और चूंकि 2027 का विधानसभा चुनाव होगा और संभवतः इसमें अगर पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी चुनाव लड़ेंगे तो उनका आखिरी चुनाव होगा। उसके बाद कांग्रेस में तो देखा जाए तो मैदान खाली है। इस खाली मैदान में वो बढ़िया बल्लेबाजी कर सकती हैं, लेकिन अब उनको खुद तय करना होगा। अब तक अगर उनसे कोई हो जाती है भूलें, शैलेंद्र रावत से भी 2007 के बाद कुछ भूल हुई होगी, उसकी खबर हम आपको दिखा देंगे। रंजना रावत से भी कुछ जरूर भूल हुई होंगी, उसकी खबर हम अगले वीडियो में पूरी दिखा देंगे आपको। तो रंजना रावत के सामने फिलहाल विकल्प खुला है। 24,000 वोट उनको मिले हैं, महिलाओं का उन्हें समर्थन मिला है और विरोधी जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनके सामने भविष्य उज्जवल है। अब उनको ही तय करना है कि अपनी राजनीतिक जो पारी है उसको आगे कैसे बढ़ाए। तो कुल मिला के अब शैलेंद्र रावत के सामने चुनौती भी है, संभावनाएं भी हैं। रंजना रावत के सामने भी एक उज्जवल भविष्य की संभावनाएं मौजूद है, लेकिन राजनीति में कभी कभी छोटी छोटी गलतियां बहुत भारी पड़ती है। तो उम्मीद करते हैं सुंदर कोटद्वार बनेगा। और हमारा पार्षदों से खासतौर पर कहना है कि कोटद्वार के विकास के लिए पार्टी की राजनीति से ऊपर बढ़कर कोटद्वार के विकास के लिए आप काम करें, क्योंकि कोई ये उत्तराखंड की सरकार या केंद्र की सरकार का मामला नहीं है। क्योंकि पिछले हमने देखा है कार्यकाल में कि खूब झगड़ा करते हैं पार्षद आपस में। तो अगर कोटद्वार के विकास के लिए आप लड़ेंगे झगड़ेंगे मिलजुल कर तो बड़ा अच्छा रहेगा। सबको ढेर सारी बधाई, जिन्होंने चुनाव में दूसरे नंबर पर है उनके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिन्होंने चुनाव लड़ा सबको हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो लड़ना जरूरी है, जिंदगी हो या चुनाव हो, हार जीत किसी एक की होती है, जीत किसी एक की होती है। तो इसलिए बहुत अच्छा है। हम 168 पूरे जो लड़े चुनाव पार्षद के और 6 जो मेयर के चुनाव लड़े, उन सभी को साधुवाद देते हैं कि आपने राजनीति में लड़ने का मादा दिखाया। चलिए फिर अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे पूरा सच 2002 से अब तक का, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, क्योंकि हम दिखाते हैं खबर डंके की चोट पे और 100% सही खबर दिखाएंगे। क्योंकि जो भी खबरें अभी पब्लिक डोमेन में है, चाहे वो रंजना रावत के प्रचार में कांग्रेस पार्टी के ना आने को लेकर हो, चाहे ये खंडूरी फैक्टर को जो बार बार चुनाव में इस्तेमाल किया जाता है, इसका भी पूरा सच हम आपको बता देंगे अगले वीडियो में। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार, देखते रहिए।